उस लड़की ने मुस्कुराते हुए बहुत ही खुश होकर कहा। उसकी बातों से सभी कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी उनमें से किसी एक स्टूडेंट ने इरिटेट होकर कहा, अरे तुम कहना क्या चाहती हो, सीधा सीधा कहो ना, यूं पहेलियों में क्यों बात कर रही हो। तभी उस लड़की ने दोबारा कहा, अरे मेरे कहने का मतलब यह है कि निशा के पापा ने खुद इस पोस्ट को छोड़ दिया है और आज कोई नए ट्रस्टी आने वाले हैं। उन्हीं के लिए तो आज इतना सब तामझाम हो रहा है। अब जाकर उन तीनों को ही समझ में आ गया कि आखिर आज कॉलेज में हो क्या रहा है। सुबह के लगभग 11 से 11:30 बज रहे होंगे। उसी वक्त आज साइंस एकेडमी के अंदर एक काले रंग की महंगी रोल्स रॉयस आकर रुकती है। तभी उस कार में से एक लगभग 27 साल का लड़का बाहर निकलता है। उसे देखकर वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। आखिर हो भी क्यों ना, वो था इतना हैंडसम कि लड़की तो लड़की लड़के भी खुद को उसे देखने से रोक नहीं पाए। उस लड़के को देखकर एक लड़की ने कहा, हाय यार, कितना हैंडसम है। क्या एक आर्य सर कम थे जो अब इनको भी भेज दिया। उसे लड़की की बात सुनकर उसके साथ खड़ी बाकी लड़कियों ने भी अपनी अपनी सहमति जताते हुए हाँ में गर्दन हिला दिया। सभी लड़कियों की हालत इस वक्त एक जैसी ही है। उन लड़कियों की बात सुनकर अंदर की ओर जा रहे उस शख्स के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो वैसे मुस्कुराता हुआ एक बड़े से कमरे के अंदर चले गए। उसे कमरे के अंदर इस वक्त देश के कई सारे नामी गिरामी हस्तियां बैठकर किसी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे। आर्य भी अपने असिस्टेंट नवीन के साथ वहीं बैठकर उस शख्स का इंतजार करते हुए उन सब की बातें सुन रहा था। तभी उस कमरे का दरवाजा खोलकर वो शख्स अंदर आया। उसे देखते ही आर्य के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। वो अपनी चेयर से उठकर उस शख्स के पास चला गया और उसे गले लगाते हुए कहा, वेलकम बैक मेरे भाई, वेलकम बैक टू इंडिया। कैसे हो तुम? आर्य के सवाल पर उस शख्स ने मुस्कुराते हुए बस हाँ में अपना गर्दन हिला दिया। आर्य ने उस कमरे में मौजूद सभी लोगों को देखते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट अस ऑल वेलकम मिस्टर करणवीर कपूर, द न्यू ट्रस्टी ऑफ आ साइंस एकेडमी। आर्य की बात पर वहां मौजूद सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ करणवीर का स्वागत किया। फिर करणवीर को फ्लावर बुके भी भेंट के तौर पर दिया गया। फिर सभी के सामने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स साइन करने के बाद करणवीर ऑफिशियली इस कॉलेज के ट्रस्टी बन गए। फिर थोड़ी देर तक कॉलेज के बारे में जरूरी डिस्कशन के बाद मीटिंग खत्म हो गई। एक एक करके सभी उसे कमरे से बाहर चले गए। इस वक्त उस कमरे में आर्य, नवीन और करण ही था। नवीन वहां से जाने को हुआ कि तभी करण ने उसे रोकते हुए कहा, क्या हुआ नवीन? क्या इन कुछ दिनों में ही मैं इतना पराया हो गया कि तू मुझसे गले भी नहीं लगेगा? ऐसा कहते हुए उसने अपनी बाहें फैला दिया। करण के ऐसा करते ही नवीन भी मुस्कुराकर उसके गले जा लगा। फिर उसने करण से अलग होते हुए कहा, दोस्त भी भला कभी पराया होते हैं क्या? वो तो मुझे कुछ काम था इसीलिए मैं जा रहा हूँ। इस पर करण ने भी मुस्कुराते हुए ही जवाब दिया, करण, ठीक है, फिलहाल तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन शाम को हम सब पहले की तरह ही मिलेंगे, ठीक है ना? क्यों आर्य, ठीक है। इस पर आर्य उन दोनों के पास आकर दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल, शाम को पहले की तरह ही पार्टी जमकर करेंगे। इस पर नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो मैं अभी जाकर सारा काम निपटा लेता हूँ। इस पर उन दोनों ने ही नवीन को जाने दिया। नवीन भी वहां से चला गया। नवीन के जाने के बाद आर्य ने करण की ओर देखते हुए कहा, हाँ, तो भाई क्योंकि अब आप इस इंस्टीट्यूशन के ट्रस्टी बन गए हैं, तो क्यों ना आपको इस इंस्टीट्यूशन का एक टूर करवा दिया जाए। क्या ख्याल है? चले? इस पर करण ने अपने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से ही कहा,
अब भाई अगर इंस्टीट्यूशन के ओनर खुद इस नाचीज को अपना इंस्टीट्यूशन घुमाना चाहे तो फिर इस नाचीज की भला क्या ही मजाल कि वो मना कर दे। करण को ऐसे बात करते हुए देखकर आर्य हंस देता है और फिर दोनों दोस्त मिलकर कॉलेज टूर पर निकल जाते हैं। पहली क्लास खत्म होने के बाद तीनों दोस्त लाइब्रेरी के सामने जो एक छोटा सा गार्डन कम पार्क जैसा एरिया है वहां पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक से इशिका बोल पड़ी। इशिका, अरे यार, पता नहीं कौन सा हूर कोहिनूर आ गया है इस कॉलेज में। सुबह से जिसे देखो बस उसी के बारे में बात कर रहा है। तभी अनिकेत ने भी झट से कहा, हाँ यार, तुम लोगों को पता है वो रिया है ना। अनिकेत का इतना कहना ही था कि इशिका ने झट से उसे छेड़ते हुए कहा, कौन रिया? ओ रिया आ। इशिका के ऐसे कहने पर अनिकेत ने उसे घूर कर देखा और फिर उसी के अंदाज में कहा, हाँ आ रिया आ। अच्छा अब आगे तो सुन, पहले कैसे हर वक्त मुझे देखती रहती थी? मन्नत, हाँ तो? अनिकेत, अरे तो आज उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा और ना देखे कोई बात नहीं, लेकिन आज एक बार मेरी उसकी जब नजर मिली तो उसने ऐसे मुझसे अपनी नजर फेर लिया जैसे वो नहीं, मैं उसे ताड़ता रहता हूँ। हाँ। अनिकेत की बात सुनकर इशिका जोर जोर से हंसने लगी। उसने अनिकेत को छेड़ते हुए कहा, अलेले, निक्कू बाबा को बुरा लगा कि उसकी रिया बेबी ने उसका ही पत्ता काट दिया। इतना कहकर वो और जोर जोर से हंसने लगी। इस बात पर अब अनिकेत को और गुस्सा आ गया और वो इशिका को मरने के लिए उसके पीछे भागा। बेचारी मन्नत तब से उन दोनों की टॉम एंड जेरी वाली लड़ाई देखकर अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी कि तभी भागते भागते इशिका मन्नत के पास आ गई और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे खड़ा कर दिया। इस वक्त इशिका मन्नत के पीछे खड़ी थी और अनिकेत मन्नत के सामने खड़ा। अनिकेत, मन, तू हट जा सामने से। आज मैं इस चुड़ैल को नहीं छोड़ने वाला। इशिका, वो नहीं हटेगी। क्यों तेरे कहने से हटेगी मन? वो बिल्कुल नहीं हटेगी। अनिकेत, जरूर हटेगी। मन तू प्लीज हट जा सामने से। इशिका, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं हटेगी। अनिकेत, हाँ हटेगी। इशिका, नहीं। इतना कहते ही उसने अपनी जीभ अनिकेत को दिखा दिया। इससे अनिकेत को अब सच में थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने थोड़ा जोर से कहा, हट मन्नत। मन्नत कॉलेज घूम के देखते हुए आर्य और करण जैसे ही उधर से गुजर रहे थे तभी करण के कानों में यह नाम आया। वो वहीं रुक गया और उसने बहुत ही धीरे से उस नाम को रिपीट किया। फिर उसने उसी ओर देखा जहां से ये आवाज आई। उस ओर देखते ही करण के होंठ अपने आप ही मुस्कुरा उठे क्योंकि मन्नत अपने दोनों बेस्ट बडीज के साथ खिलखिलाकर हंस रही थी। करण को इस तरह से रुका हुआ देखकर आर्य भी वहीं रुक गया। उसने देखा कि करण सामने गार्डन की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। उसने करण की नजरों का पीछा किया तो देखा वहां मन्नत अनिकेत और इशिका के साथ हंस रही है। मन्नत को यूं खिलखिलाकर हंसता हुआ देखकर आर्य के होंठ भी अपने आप ही ऊपर की तरफ मुड़ गए। अरे मतलब हमारे खड़ूसचंद भी मुस्कुरा दिया। इधर अनिकेत इशिका को ना पकड़ पाने की वजह से दोनों से नाराज होकर मतलब नाराज होने का दिखावा करके दोनों से ही अपना मुंह फेर कर खड़ा हो गया। जब मन्नत को लगा कि निक्कू सच में गुस्सा हो गया तो उसने एक बार इशिका की ओर देखा जो बेपरवाह सी खड़ी थी। फिर उसने एक गहरी सांस छोड़ते हुए ना में अपना सिर हिलाया, खुद अनिकेत पास जाकर उसका बाजू पकड़ लिया। यह देखकर उधर किसी के दिमाग में ऑलरेडी ज्वालामुखी फट चुका है। मन्नत ने अनिकेत का बाजू पकड़ते हुए कहा, निक्कू तू छोड़ उसे और चल मेरे साथ, मुझे चॉकलेट्स लेने जाना है। अनिकेत गुस्से में, मुझे कहीं नहीं जाना। मन्नत, प्लीज निक्कू, तू मेरे लिए भी नहीं जाएगा।
मन्नत की बात पर अनिकेत ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसकी ओर देखा और उसे देखते ही अनिकेत का गुस्सा गायब। उसने मन्नत से कहा, तेरे लिए मैं इस चुड़ैल से भी गुस्सा नहीं कर सकता। मन्नत, बाद में गुस्सा हो जाना, अब चल मेरे साथ। इशिका, हाँ जा जा, वैसे भी मुझे पकड़ना तेरे बस की बात नहीं। इशू। इतना कहकर वो इशिका के पीछे ही जाने लगा कि मन्नत ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, अभी के अभी तुम दोनों रुको वरना मैं सच में अकेली चली जाऊंगी। मन्नत ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया इशिका और अनिकेत भी उसके पीछे चले गए। तीनों वहां से जा ही रहे थे कि तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। तीनों के कदम वहीं रुक गए। तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ ही पीछे मुड़ गए। मन्नत ने जैसे ही उसे पुकारने वाले इंसान को देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और उसने चहकते हुए कहा, आप। मन्नत जब अपने दोस्तों के साथ कॉलेज कैंपस से बाहर जा रही थी तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज लगाई। मन्नत ने जैसे ही किसी और को अपना नाम पुकारते हुए सुना तो उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे खड़ा इंसान को देखकर मन्नत की आंखें खुशी से चमक उठी और उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। उसने खुश होकर चहकते हुए कहा, आप यहाँ कैसे? आर्य जो कुछ दूरी पर खड़ा था उसने जैसे ही मन्नत को करण के साथ इतना फ्री होकर खुल के मुस्कुराकर बात करते हुए मिलते हुए देखा तो एक बार फिर से उसके दिमाग की बत्ती नहीं मतलब ज्वालामुखी धधक उठी। उसने मन ही मन गुस्से से कहा, देखो तो जरा, सिर्फ मुझसे ही बात करने में जैसे इसे टैक्स लगते हैं। तभी तो मैं जब भी कोई बात करने जाता हूँ तो यह लड़की एक भी बात का सही से जवाब नहीं देती है और यहाँ देखो, मुंह से कैसी फुलझड़ी बरस रहे हैं। तुम बस देखती जाओ। तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। खुद से ही इतना कहकर अपने बड़े बड़े कदमों के साथ उन लोगों पास आकर मन्नत से कहा, यह कैसा सवाल हुआ? अब क्या इसे तुम्हारी इजाजत लेकर कहीं आना जाना पड़ेगा? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हर किसी को अपना हर काम तुम्हें ही बताकर करना पड़ेगा? हर किसी के जिंदगी में उनके मामलों में इंटरफेयर करना इतना जरूरी क्यों है तुम्हारे लिए मिस मन्नत मेहरा? क्यों तुम्हें सबके बारे में जानना होता है? आर्य एकदम से आकर एक ही सांस में मन्नत को इतनी सारी बातें सुना गया। वहां खड़े किसी को यह समझ में नहीं आया एक ही पल में अचानक से यह क्या हो गया। आर्य से इतनी सारी कड़वी बातें सुनने के बाद मन्नत का खिलखिलाता हुआ चेहरा एकदम से काला पड़ गया, मानो जैसे ढेर सारे काले बादलों ने अचानक से आकर नीले आसमान को ढक लिया हो। मन्नत ने अपनी जिंदगी में आज तक इतना ज्यादा अपमानित कभी भी महसूस नहीं किया। उसके आंसू उसकी आंखों से बगावत करने पर उतर आए। मन्नत नहीं चाहती थी कि उसकी आंखों से एक बूंद आंसू भी बाहर निकले, मगर आंख और आंसुओं की इस लड़ाई में आंखों की हार हुई और 2 बूंद आंसुओं के उसकी आंखों से छलक पड़े। मन्नत अब एक पल भी और वहां पर नहीं रुकी। वो दौड़कर वहां से अपने क्लासरूम की ओर चली गई। मन्नत को ऐसे भाग कर जाता हुआ देख करण ने इशिका और अनिकेत से कहा, आप दोनों उसके पीछे जाओ प्लीज। वह बहुत सेंसिटिव है। उसे अकेला मत छोड़ना। करण की बातें सुनकर इशिका और अनिकेत ने हमें अपना गर्दन हिला दिया। दोनों ने ही एक बार के लिए आर्य की ओर गुस्से से देखा और फिर वो दोनों भी मन्नत के पीछे चले गए। करण ने अब गुस्से से आर्य की बाह पकड़ के उसे अपनी ओर खींचा। फिर गुस्से से उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या था ये आर्य? तूने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या कह दिया था या फिर ऐसा क्या ही पूछ लिया था उसके जो तूने इस कदर उसे इतनी सारी सुना दिया? बोल आर्य, क्यों किया तूने ये? अच्छा किया मैंने। जो भी किया अच्छा किया मैंने। यह लड़की है ही इसी लायक। आर्य ने भी थोड़ा सा चीखते हुए ही जवाब दिया।
तभी करण ने देखा कि आसपास खड़े कुछ स्टूडेंट्स उन दोनों को ही देख रहे हैं। करण ने एक बार फिर से आर्य की बाह पकड़ी और उसे खींचकर अपने साथ ले जाते हुए कहा, पहले चल तेरे केबिन में चलते हैं, वहीं चलकर बाकी की बातें करेंगे। वैसे भी यहाँ सब हमें ही देख रहे हैं। इतना कहकर करण आर्य को लेकर उसके केबिन में चला गया। वहीं दसरी और इशिका और अनिकेत मन्नत को ढूंढते हुए उनके क्लासरूम में आ पहुंचे, लेकिन मन्नत उन दोनों को क्लासरूम में कहीं भी नहीं दिखी। उन दोनों को अब मन्नत की चिंता होने लगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा कि तभी इशिका ने कहा, निक्स अभी मन की जो हालत है, ऐसे में वो कभी भी लोगों के बीच में नहीं रहेगी। वो जरूर किसी ऐसी जगह पर है जहां उसके अलावा और कोई भी ना हो। तभी अनिकेत ने इशिका की ओर देखकर चिंता करते हुए कहा, लेकिन ऐसी जगह कॉलेज में। इतना कहते ही अनिकेत के दिमाग में कुछ आया। उसने इशिका की ओर देखते हुए कुछ कहा और दोनों ही सामने की ओर चले गए। अनिकेत और इशिका इस वक्त कॉलेज के उसे एरिया में आ गए जहां पर कुछ खाली क्लासरूम्स है। दोनों ही मन्नत को अन खाली क्लासरूम्स में ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक क्लासरूम से किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। अनिकेत और इशिका ने एक दूसरे को देखा और फिर राहत की सांस ली। दोनों ही उस क्लासरूम के अंदर चले गए। क्लासरूम के अंदर मन्नत एक डेस्क पर सिर रखकर सिसक रही थी। अनिकेत और इशिका को मन्नत की ऐसी हालत देखकर बुरा लग रहा था, लेकिन इशिका को मन्नत के लिए बुरा लगने के साथ ही आर्य के लिए हद से ज्यादा गुस्सा भी आने लगा था। इशिका और अनिकेत दोनों ही मन्नत के अगल बगल में जाकर बैठ गए। इशिका ने हल्के हाथों से मन्नत के सिर को सहलाया। जैसे ही मन्नत को अपने सिर पर किसी का हाथ महसूस हुआ, उसने अपनी नजरें उठाकर देखा। इशिका को देखते ही मन्नत उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। इशिका ने भी उसे रोने से नहीं रोका और उसे दिल खोलकर रोने दिया। पिछले 5 मिनट से आर्य और करण आर्य के केबिन में ही बैठे हुए हैं। जब से आर्य केबिन में वापस आया है, तब से उसने एक शब्द भी नहीं कहा। करण अब इरिटेट होने लगा। उसने थोड़ा झल्लाकर ही आर्य से पूछा, चल अब बता क्या है यह सब? क्यों किया तूने उसके साथ ऐसा? बता मुझे, और खबरदार जो मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो। इस पर आर्य ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, क्या कहूँ तुझसे और क्या छुपाऊं? छुपाने जैसे कुछ है ही नहीं। लेकिन तू उस लड़की को नहीं जानती है। देख मेरे भाई, मैं तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, दूर रह उससे, वरना बाद में बहुत पछताएगा। इस पर करण ने थोड़ा चीखते हुए कहा, क्या बोल रहा है तू? पता भी है तुझे? बोल, तू क्यों उसके बारे में ऐसी बातें कर रहा है? आखिर तू जानता ही कितना है उसके बारे में? इतना सुनते ही आर्य, जो अपनी चेयर पर बैठा था, अपने सामने रखे टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए खड़ा हो गया और उसने भी चीखते हुए ही कहा, तू कितना जानता है उसके बारे में? बोल, कितना जानता है तू जो कब से उसके बारे में बोल रहा? अब तो करण को भी गुस्सा आ गया। उसने चेयर से उठकर खड़ा होते हुए कहा, हाँ, जानता हूँ मैं। जानता हूँ उसके बारे में बहुत कुछ। और हम दोनों आज से नहीं, बल्कि पिछले 4 महीने से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, जानता हूँ मैं। जानता हूँ उसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि हम दोनों आज से नहीं, बल्कि पिछले 4 महीने से एक दूसरे को जानते हैं। मैं पिछले 2 महीने इंडिया से बाहर रहा। 2 दिन पहले ही वापस आया हूँ। 2 महीने बाद आज अचानक मुझे यहाँ देखकर ही उसने मुझसे पूछ लिया कि मैं यहाँ कैसे? तो उसमें ऐसा भी क्या गलत कर दिया उस बेचारी ने कि तूने उसे इतना कुछ सुना दिया? बोल, आखिर उसके साथ तेरा क्या माजरा है? तुझे देखकर ऐसा क्यों लग रहा था जैसे तू उससे अपनी कोई निजी दुश्मनी निभा रहा है?
क्या हुआ? जवाब दे मुझे। करण ने भी अपने दिल की सारी भड़ास निकालते हुए आर्य से कहा। मन्नत अभी भी इशिका के गले से लगकर सिसक रही थी। इशिका ने भी उसे नहीं रोका। जानती है अपनी दोस्त को, अपने आप में ही घुटती रहेगी पर एक शब्द भी किसी से नहीं कहेगी। रो लेने से दिल का दर्द तो कम से कम बाहर निकल जाएगा। कुछ देर तक यूं ही लगातार रोने की वजह से अब मन्नत थक भी गई थी। वो अब चुप हो गई। उसे चुप होते हुए देखकर इशिका ने अब उससे पूछा, अब ठीक है तू? इशिका के चेहरे पर साफ साफ चिंता की लकीरें दिखाई दे रही थी। मन्नत ने वैसे तो मुंह से कुछ नहीं कहा। उसने बस हाँ में अपना गर्दन हिला हिला दिया। अब जाकर अनिकेत और इशिका दोनों को ही थोड़ी राहत मिली। इशिका ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, कसम से यार, अगर ये इंसान हमारा प्रोफेसर नहीं होता ना, तो उसी वक्त एक घुसा जड़ देती उसके मुंह पर। इस पर अनिकेत ने भी अपना गुस्सा निकालते हुए कहा, हाँ, और मैं उसका पीटता हुआ वीडियो बना लेता और जब भी वो मन के आसपास भी दिख जाता, तो उसे वो वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता। मन्नत इस वक्त हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को ही देख रही थी। उनकी बातें सुनकर कुछ देर पहले ही उसके साथ जो कुछ भी हुआ, मन्नत अभी वह सब कुछ पल के लिए ही सही मगर भूल गई। सच में उसके ये दोनों दोस्त उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए किसी से भी भिड़ सकते हैं। फिर चाहे अंजाम जो भी हो, उससे इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन्नत को अब थोड़ा सा शांत होते हुए देखकर अनिकेत ने मन्नत से पूछा, वैसे मन, तू उनको कैसे जानती है? कौन है वो? तूने पहले तो कभी उनके बारे में हमें नहीं बताया। एक ही सांस में उसने सब कुछ पूछ लिया। इस पर पहले तो मन्नत ने उसे कुछ देर तक घूर कर देखा और फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ, मैं उनको अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे वो ही तो मम्मा पापा के न्यू डीन है। मन्नत की बात सुनकर इशिका और अनिकेत की आंखें हैरानी से फैल गई। दोनों ही कभी एक दूसरे को देख रहे हैं तो कभी मन्नत को। तभी अनिकेत ने कंफ्यूज होते हुए कहा, लेकिन अगर वो हॉस्पिटल के डीन है, तो वो यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ, क्योंकि मैं ही तुम लोगों की कॉलेज का नया ट्रस्टी हूँ। इतना सुनते ही तीनों ने दरवाजे की ओर देखा तो वहां करण अपनी हाथ बांधे हुए खड़ा था। करण को देखकर इशिका और अनिकेत दोनों ही अपनी जगह से खड़े हो गए। करण अंदर जाकर मन्नत के पास बैठ गया। उसने इशिका और अनिकेत को देखते हुए कहा, अरे मुझे देखकर तुम दोनों ऐसे खड़े क्यों हो गए? तुम दोनों भी बैठ जाओ। इशिका और अनिकेत पहले थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन बाद में मन्नत के कहने पर दोनों ही बैठ गए। इशिका ने फिर थोड़ी सी नाराजगी जताते हुए कहा, बुरा मत मानिए सर, मगर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप यहाँ आए हैं जानने के बाद क्या पता आपके दोस्त घोड़े पर सवार होके फिर से मन्नत के पीछे ही पड़ जाए। इशिका ने यह बात अपना मुंह बनाते हुए कहा था। इशिका को ऐसे कहते हुए देखकर करण को बहुत तेज हंसी आने लगी। फिर भी उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करके इशिका से कहा, नहीं मिसा, सॉरी, मुझे आपका नाम नहीं पता। करण का इतना कहना ही था कि तभी मन्नत ने खुद अपने ही सिर पर चपत लगते हुए कहा, हे भगवान, आई एम सो सॉरी। इन सभी बातों की वजह से मैं तो आप लोगों का परिचय ही करवाना भूल गई। सर, ये दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये है इशिका और ये है अनिकेत, और आप अनिकेत के मम्मी पापा को अच्छे से जानते हैं। आप ही हॉस्पिटल के डॉक्टर्स एमआर एंड मिसेस भार्गव। हाँ हाँ, डॉक्टर भार्गव। अच्छा, तो तुम डॉक्टर भार्गव के बेटे हो? मन्नत को बातें सुनकर करण ने कहा तो अनिकेत ने भी बहुत ही विनम्रता के साथ जवाब दिया, जी सर। जहां सभी अपनी अपनी बातों में ही लगे हुए थे वहीं इशिका को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सबकी बातों के बीच में ही इशिका ने कहा,
वैसे सर आपने बताया नहीं कि आपने अपने दोस्त से ऐसा भी क्या ही कह दिया जिससे वो अब से मन्नत को परेशान नहीं करेंगे। सभी के बातों के बीच अचानक ही इशिका के ऐसे बोलने से सभी उसे देखने लगे। तभी करण ने इशिका से कहा, अरे आप अभी तक इस बात को लेकर बैठी है इशिका? जिस पर इशिका ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जी सर क्या करूं? जब बात मन्नत की हो तो मुझसे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई भी उसे बिना वजह हर्ट कर जाए। इशिका की बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए करण ने कहा, तभी तो तुम मन्नत की बेस्ट फ्रेंड हो। तुम दोनों जैसे दोस्त सच में किस्मत से ही मिलते हैं। और रहा सवाल आर्य का, तो उसे मैं समझा दिया है। अब वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तुम लोग उसकी चिंता मत करो। वैसे भी वो दिल का इतना भी बुरा नहीं है। करण की आखिरी लाइन सुनते इशिका ने तपाक से कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल, वो दिल का इतना बुरा नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा बुरा है। वरना मन्नत जैसी लड़की के साथ कोई ऐसा बर्ताव कर सकता है कभी? आप ही बताइए ना। आप तो खुद मन्नत को जानते हैं। बताइए, क्या मन्नत ऐसा बिहेवियर डिजर्व करती है? इशिका की बातों ने सच में ही करण को कुछ भी कहने लायक नहीं छोड़ा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, देखो इशिका, मैं तुम्हारी हर एक बात मानता हूँ। लेकिन जैसे तुम मन्नत को बचपन से जानती हो, ठीक वैसे ही मैं भी आर्य को बचपन से जानता हूँ। उसे रिश्तों की कदर करना आता है। मुझे लगता है यहाँ जरूर कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है, जिस वजह से इन दोनों के बीच में ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तभी अनिकेत ने कहा, क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हो गई है? करणवीर, अब मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। वैसे क्या तुम दोनों मुझे शुरू से इन दोनों के बारे में बताओगे? मतलब इन दोनों की पहली मुलाकात से लेकर सब कुछ। तभी अचानक ही मन्नत बोल पड़ी, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे ना ही उस इंसान से कोई वास्ता रखना है और ना ही उस इंसान की शक्ल देखनी है। नफरत करती हूँ मैं उस इंसान से। सिर्फ नफरत। इसीलिए वो इंसान सही या गलत मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहते ही उसकी आंखों से एक बूंद आंसू के गिर पड़े। करणवीर, लेकिन मन्नत। मन्नत, सर, हमारे नेक्स्ट क्लास का वक्त हो गया है, तो हमें जाना पड़ेगा। इस पर करण ने बात को फिलहाल और आगे ना बढ़ाना ही सही समझा और कहा, ठीक है मन्नत, अभी आप लोग अपने क्लास में जाओ। इस पर मन्नत ने भी हाँ में अपना गर्दन हिला दिया और फिर इशिका और अनिकेत के साथ अपने क्लास की ओर चले गए और करण कुछ देर तक उन लोगों के जाने की ओर देखता रहा। फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए वो भी वहां से चला गया। मन्नत, इशिका और अनिकेत के वहां से चले जाने के बाद करण भी वहां से निकलकर आर्य के केबिन की ओर चला गया। वहां जाने के बाद उसे पता चला कि आर्य कुछ देर पहले ही गुस्से में घर के लिए निकल गया है। वैसे तो करण का इस वक्त आर्य के घर जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आर्य गुस्से से यहाँ से गया है यह जानने के बाद उसे आर्य की चिंता होने लगी, जिस वजह से उसने आर्य के घर जाकर उससे बात करने का फैसला किया। करण इस वक्त अपनी कार बैठा ट्रैफिक के क्लियर होने का इंतजार कर रहा था। वो आर्य और मन्नत के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसे उसकी और मन्नत की पहली मुलाकात याद आ गई। फ्लैशबैक। ओके मिसेस मेहरा, तो फिर मैं आपको हो यह जिम्मेदारी दे रहा हूँ, क्योंकि आप सीनियर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी और काबिल डॉक्टर भी है। मुझे भरोसा है कि आप बहुत अच्छे से इस केस को संभाल सकती है। करण इस वक्त डॉक्टर सुजाता मेहरा के केबिन में बैठकर उनसे यह सारी बातें कह रहा था। उनके बातों के जवाब में डॉक्टर मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स एमआर कपूर। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ी उतर सकूं। आप चिंता मत। मम्मा मम्मा मम्मा,
जल्दी चलो, किसी को आपकी बहुत जरूरत है। मन्नत हड़बड़ी में धड़ाम से दरवाजा खोलकर अंदर आई और बिना यहाँ वहाँ देखे सीधा मिसेस मेहरा यानी कि मम्मा के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ले जाते हुए कहने लगी। तभी सुजाता जी ने मन्नत को डांटने के अंदाज में रोकते हुए कहा, मन्नत रुको। व्हाट बिहेवियर इज दिस? क्या तुम अपने बेसिक मैनर्स भी भूल गई हो? क्या तुम्हें नहीं पता किसी के भी कमरे में या केबिन में जाने से पहले नॉक करना चाहिए? और ऊपर से क्या तुम देख नहीं रही हो कि मैं यहाँ एक मीटिंग में बिजी हूँ? मैं अभी ऐसे नहीं जा सकती। और एक मिनट, मिस नैन्सी, वो कहाँ है? क्या उन्होंने तुम्हें नहीं रोका? मैं अभी उनसे पूछती हूँ। इतना सुनते ही मन्नत ने एक बार सुजाता जी को देखा और फिर उनके सामने बैठे शख्स को। उसने फिर उस शख्स के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे इस तरह से यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह मेरी गलती है। इसमें मिस नैन्सी और डॉक्टर मेहरा की कोई गलती नहीं है। मैं अपनी किए हुए गलती के लिए माफी मांगती हूँ। लेकिन क्या मैं प्लीज एक सवाल पूछ सकती हूँ, सर? तभी सुजाता जी ने मन्नत को रोकते हुए आवाज लगाई, मन्नत। इस पर करण ने सुजाता जी को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, एक मिनट मिसेस मेहरा, प्लीज आप इन्हें कहने दीजिए। यस मिस मन्नत, पूछिए, आप क्या पूछना चाहती है? मन्नत अभी भी वैसे ही हाथ जोड़कर खड़ी थी। करण के ऐसा कहने से उसकी होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। उसने वैसे ही मुस्कुराते हुए कहा, सर अगर आप लोगों की यह मीटिंग थोड़ी देर के लिए रुक भी जाए तो क्या इससे किसी की जान जा सकती है? इस पर करण ने कंफ्यूज्ड होकर मन्नत को देखते हुए ना में अपना गर्दन हिला दिया। तब मन्नत ने फिर एक बार अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन सर अगर अभी मम्मा, मेरा मतलब है डॉक्टर मेहरा, अगर अभी डॉक्टर मेहरा मेरे साथ नहीं गई तो सच में किसी की जान भी जा सकती है। मैं झूठ नहीं बोल रही। आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो आप भी हमारे साथ चलकर देख सकते हैं। तो क्या आप चलेंगे हमारे साथ? इस पर सुजाता जी ने लगभग डांटते हुए मन्नत से कहा, मन्नत स्टॉप इट। यह क्या हो रहा है? तुम जाओ अभी यहाँ से। तभी करण ने मिसेस मेहरा को रोकते हुए कहा, रुकिए मिसेस मेहरा, मुझे लगता है कि अभी आपको इनके साथ जाना चाहिए। वैसे भी हमारी मीटिंग तो ऑलमोस्ट हो ही गई है और जो भी थोड़ा बहुत डिस्कशन बाकी है वो हम बाद में कर लेंगे। वैसे भी मुझे भी अब हॉस्पिटल का राउंड लगाने जाना है, तो मैं अभी वो करके आता हूँ। तब तक आप भी इनके साथ जाकर उस पेशेंट को देख लीजिए। मुस्कुराते हुए इतना कहकर करण वहां से जाने लगा कि तभी मन्नत ने उसे रोकते हुए कहा, सर एक मिनट। इतना कहकर वो करण के पास चली गई। मिसेस मेहरा उसे रोकना तो चाहती थी लेकिन वो उसे रोक नहीं पाई। मन्नत को आवाज सुनकर करण ने उसकी ओर देखा तो मन्नत ने कहा, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे हैं। उसे फिर से कुछ याद आया तो उसने एक बार फिर करण से कहा, एक मिनट सर। इतना कहकर वो अपनी बैग में कुछ ढूंढने लगी। तभी से अपने बैग में कुछ मिला। उसने उस चीज को बाहर निकाला। वह एक चॉकलेट था। मैंने अपने उसे चॉकलेट को करण की ओर बढ़ा दिया और कहा, यह मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा थैंक यू गिफ्ट। इस पर करण थोड़ा सा हैरान हो गया। उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, थैंक यू गिफ्ट? लेकिन मैं तो चॉकलेट नहीं खाता। इस पर मन्नत कुछ सोचते हुए करण की ही अंदाज में कहा, कोई बात नहीं, आप फिर भी इसे रख लीजिए। जब कभी भी आप किसी को कोई अच्छा काम करते हुए देखो तो आप उसे यह चॉकलेट थैंक यू गिफ्ट के तौर पर दे देना। मन्नत अभी भी अपना हाथ आगे किए हुए ही खड़ी थी।
करण ने एक बार मन्नत को देखा और फिर उसके हाथों में पकड़ी हुई चॉकलेट को देखा। फिर उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए मन्नत की हाथों से वह चॉकलेट ले लिया। करण के चॉकलेट ले लेने मन्नत बहुत खुश हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सर एंड हैव ए नाइस डे। इतना कहकर वो वहां से अपनी मम्मा के पास चली गई। फिर कुछ आते ही वो वापस आई और दौड़कर मिस नैन्सी के पास जाकर उनके एक गाल को चूम लिया। फिर धीरे से उनके कान में कहा, थैंक्स फॉर योर हेल्प स्वीट हार्ट। इस पर मिस नैन्सी ने हंसने हुए कहा, एनी टाइम स्वीट हार्ट। मिस नैन्सी के ऐसा कहते ही मन्नत ने उनके दूसरे गाल को भी चूम लिया। फिर वो अपनी मम्मा के पास चली गई और मिस नैन्सी भी मुस्कुराती हुई उसे ही देखती रही। मन्नत और मिस नैन्सी को यूं खुसुर-फुसुर करते देखकर सुजाता जी को आंखें छोटी हो गई। उन्होंने शक भाते अंदाज में मन्नत से पूछा, ये तुम दोनों के बीच अभी-अभी क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? कुछ भी नहीं चल रहा था। मन्नत ने बड़ी कॉन्फिडेंट होकर अपने कंधे उचकाते हुए अपनी मम्मा से कहा, तो सुजाता जी ने भी उसी तरह से उसे कहा, अच्छा सच में कुछ नहीं चल रहा था? सुजाता जी के ऐसा कहने पर मन्नत ने उनको अपनी बत्तीसी दिखा दिया, जिससे वो भी समझ गई कि उनकी प्यारी बेटी और मिस नैन्सी के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी। उन्होंने तभी मिस नैन्सी को भी एक बार घूर कर देखा, तो मिस नैन्सी ने भी अपनी बत्तीसी दिखा दी। उन्होंने बस ना में अपना सिर हिला दिया और फिर मन्नत के साथ वहां से उस पेशेंटिस चले गए। करण अब तक यही सब नौटंकी देख रहा था। उसके होंठों पर एक प्यारी मगर आज एक बड़ी सी स्माइल थी, जो आज तक किसी ने भी नहीं देखा। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टाइम। करण अपनी कार में बैठकर यही सब सोच रहा था कि तभी उसे पीछे से कार हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उस हॉर्न की आवाज से करण अपनी यादों की दुनिया से बाहर निकलकर सामने देखता है तो सिग्नल ग्रीन हो चुका था। वो जल्दी से अपनी कार स्टार्ट करके वहां से आर्य के घर की ओर निकल गया। आर्य अपने घर में आ गया। वो अपने कमरे में गुस्से से टहल रहा था। उसे कॉलेज में उसके और करण के बीच हुई बातें याद आते ही और गुस्सा आने लगा, जबकि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसे गुस्सा किस बात पर आ रहा है। इस बात पर कि करण और मन्नत एक दूसरे को जानते हैं या फिर करण ने मन्नत के लिए उसे दो बातें सुना दिया। वो बाहर के कपड़े चेंज करके सीधा अपने जिम में चला गया और वहां जाकर अपने पंचिंग बैग पर ऐसा गुस्सा उतारने लगा। आर्य ने मन ही मन कहा, क्यों 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 जिसे देखो वो ही उस लड़की की तारीफ करता रहता है। आज एक बार फिर वो मेरे रास्ते आई है। सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से आज मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरे बड़ी ने मेरे खिलाफ जाकर बात की है। क्या वो करण के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है? कहीं करण उसे पसंद तो नहीं करता है ना? ओ गॉड, आई जस्ट हेट हर। और परहैप्स यू जस्ट लव हर। दरवाजे से अंदर आता हुआ करण ने आर्य की बातों का जवाब देते हुए कहा। इतना सुनते ही आर्य का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच गया और उसने पंचिंग बैग पर इतना जोर से मारा कि बैग सीधा जाकर करण के मुंह पर लगा। वो करण अपने दोस्त को अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए उसने अपना चेहरा पीछे कर लिया और पंचिंग बैग उसके हैंडसम चेहरे को छूते छूते रह गया। वरना तो आज उसकी नाक और सामने के 3-4 दांत टूटते ही टूटते। आर्य अपने पंचिंग बैग को पकड़कर जोर जोर से सांस लेने लगा और करण को घूर कर देखने लगा। करण ने तब आर्य के पास जाकर थोड़ा सा सीरियस होते हुए उससे पूछा, अब बता आखिर बात क्या है? क्यों तू मन्नत से इतना चिढ़ता है, जबकि वो तो कितनी अच्छी है? बस एक बार तू उसे समझने की कोशिश तो कर। पर नहीं, तुझे तो जब देखो तब उसे बातें सुनाना है, फिर चाहे वो बातें उसे कितना भी दुख क्यों ना दे। लेकिन तुझे क्या? इतना कहकर करण ने अपना मुंह बिगाड़ लिया। तभी आर्य भड़कते हुए बोले, इसीलिए
इसीलिए मैं उस लड़की को पसंद नहीं करता हूँ जिसे देखो बस उसके ही बारे में बोलता रहता है। अरे ऐसा भी क्या है उसमें? देखा तो है उसे, कुछ भी खास नहीं है। एकदम नॉर्मल सी दिखने वाली लड़की है, लेकिन एटीट्यूड तो देखो, जैसे कोई हूर परी, जैसे कहीं की महारानी हो। हूँगा। एक मिनट, एक मिनट, क्या कहा तूने एटीट्यूड? वो भी मन्नत में? हो ही नहीं सकता। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम दोनों में कोई ना कोई गलतफहमी तो जरूर हुई ही है, करण ने अब दावे के साथ कहा। तो आर्य ने उसकी बात को काटते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अरे उसमें सिर्फ एटीट्यूड ही नहीं है, बल्कि वो तो एक नंबर की लापरवाह और एमेच्योर लड़की है। अरे बस बस, ना तो वो लापरवाह है और ना ही एमेच्योर। और इसकी सबसे बड़ी खबर मैं हूँ। फिलहाल तो तू अपना दिमाग ठंडा कर और मुझे तेरे और उसके बारे में सब कुछ बता। मतलब कि तुम दोनों की पहली मुलाकात से लेकर अब तक तुम दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ है, वह सब कुछ मुझे जानना है। अभी और इसी वक्त। तो तू मुझे अभी के अभी सब कुछ बताएगा, समझा? करण ने एक ही सांस में अपने दिल की सारी बातें आर्य के सामने रख दिया। करण के ऐसे जिद करने पर आर्य ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसे मन्नत और उसके पहले दिन से लेकर अब तक की पूरी कहानी सुना दिया। आर्य को पूरी बात सुनकर करण हैरान हो गया। खासकर उसने जो कुछ भी कुकरेजा के साथ किया, वह सुनने के बाद करण के दिमाग में भी कहीं ना कहीं अब यही ख्याल आने लगा कि आर्य अनजाने में ही सही मगर मन्नत से प्यार करने लगा है। लेकिन मुश्किल यही है कि उसे इस बात का एहसास दिलाए कैसे। करण ने आर्य से कहा, एक बात कहूंगा तो क्या तू मेरे लिए मानेगा? आर्य, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? मैंने कब तेरी बात नहीं मानी? करण, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस यह बात मन्नत से जुड़ी हुई है, इसीलिए। मन्नत का नाम करण के मुंह से सुनते ही न जाने क्यों आर्य का दिल में जैसे मानो एक बिजली झटका जैसा लगा। वो नहीं जानता कि आखिर उसे ऐसा क्यों लगा। तभी करण की बातें न जाने उसकी कानों में पड़ी। करण, देख आर्य, मैं मन्नत को बहुत अच्छे से जानता हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तू कम से कम मेरे लिए मन्नत को समझने की कोशिश कर यार, प्लीज। न जाने क्यों मगर करण की बातें सुनकर अचानक ही आर्य के दिल में चुभने लगी। उसका गले में कुछ फंसा हुआ सा महसूस होने लगा, मानो जैसे उसके गले में कुछ हटक सा गया हो। आर्य कहना तो बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन उसका गला उसका साथ नहीं दे रहा था। वो जैसे अपने ही किसी सोच में गुम हो गया था। तभी एक बार फिर से करण ने उसे हिलाते हुए कहा, करण, आर्य, 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 तू सुन रहा है ना मेरी बात? आर्य, करण उसे थोड़ा जोर से हिलाते हुए कहा। आर्य, हाँ हाँ, हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। करण, क्या? क्या सुन रहा है? मैंने कहा कि तू मेरे लिए मन्नत से झगड़ा करना बंद कर दे मेरे भाई, प्लीज। बोल, मानेगा ना मेरी बात? करेगा ना उसे समझने की कोशिश? बोल ना। आर्य ने अपने गले में जो कुछ अटका हुआ सा था, उसे थूक से साथ निगल लिया और बहुत मुश्किल से कहा, तेरे लिए तो जान भी दे सकता हूँ मेरे दोस्त, तो फिर यह कौन सी बड़ी बात है? अगर मेरा बड़ी यही चाहता है, तो यही सही। अब से मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। सच में? वादा कर, करण ने अपना एक हाथ आगे बढ़ते हुए कहा। आर्य कुछ पल के लिए उसके हाथ को ही देखता रहा। फिर उस करण का हाथ पकड़ के कहा, क्या वादा? जिस पर करण ने कहा, देख अब तो तूने वादा भी कर दिया है। अब से उससे अच्छे से पेश आना, ठीक है? आर्य चाहकर भी अब और कुछ भी बोल नहीं पाया। उसने बस हाँ में अपना गर्दन हिला दिया। उसने फिर एक बार अपना थूक निगलते हुए कहा, करण, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ।
बहुत देर हो गया है कॉलेज से आए हुए। तू तू बैठना, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर आर्य 1 मिनट भी नहीं रुका और भागते हुए बाथरूम के अंदर चला गया। उसने दरवाजा लॉक कर दिया और शावर ऑन कर दिया। इधर करण आर्य को लगभग भागकर बाथरूम में जाते हुए देखता रहता है। आर्य के बाथरूम के अंदर जाते ही करण के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। उसने अपने होठों पर मुस्कान लिए मन ही मन कहा, जो मैंने महसूस किया है मेरे दोस्त, अब वही तुझे भी तो महसूस करवाना है। तूने कहा कि तुझे उससे नफरत है, पर तू यह समझ ही नहीं पाया कि तेरे जाने बिना ही तेरे दिल को उससे प्यार हो गया है मेरे भाई। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब तक कोई चीज हमारे पास होती है, तब तक हमें उसकी कदर नहीं होती है। लेकिन जब हम उस चीज को लगभग खोने की कगार पर पहुंच जाते हैं, तभी हमें हमारी जिंदगी में उस चीज की अहमियत का पता चलता है। मेरे भाई, अब देखते कि है तू तेरे जिंदगी की सबसे कीमती चीज को पहचान के उसे खुद से दूर जाने से रोक भी पाता है या नहीं। करण अपने होठों पर मुस्कान लिए यही सब सोचते हुए आर्य के कमरे से बाहर निकल गया। शावर के नीचे काफी देर तक आर्य खड़ा रहा। उसने मन ही मन खुद से कहा, क्यों क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है? यह कैसा एहसास है? मुझे तो खुश होना चाहिए, तो फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ, हाँ, यही वजह होगी, बल्कि यही वजह है। मैं इसलिए खुश नहीं हूँ क्योंकि वो लड़की मन्नत है, और मुझे उस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यही सब सोचते हुए आर्य ने एक गहरी सांस छोड़ी और फिर खुद से ही कहा, ठीक है मिस मन्नत, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे अच्छे से पेश आऊं, तो मैं तुमसे अब से अच्छे से ही पेश आऊंगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। अब मेरी पैनी नज़र तुम पर ही रहेगी, और अगर तुमने मेरे दोस्त का दिल तोड़ा या फिर उसके दिल को दुखाया, तो तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मिस मन्नत, कोई नहीं होगा। खुद से यही सब कहकर आर्य ने गुस्से से सामने की दीवार पर जोर से एक मुक्का मार दिया। नहीं नहीं, मेरी बात तो सुन। ऐसा ऐसा मत कर करण। प्लीज, प्लीज मेरी बात तो सुन ले। तुम वहां खड़ी खड़ी क्या तमाशा देख रही हो? कहो ना इससे कुछ। करण यार प्लीज, तू चाहे तो मुझे सजा दे दे, मगर खुद को कोई नुकसान मत पहुंचा मेरे भाई। आर्य इस वक्त काफी घबराया हुआ सा दिख रहा था। उसने बहुत मिन्नतें करते हुए करण से वह सारी बातें कही, लेकिन करण है कि उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। आर्य ने मन्नत से भी न जाने कितना रिक्वेस्ट किया है कि वो करण को समझाए, मगर पता नहीं क्यों वो कुछ बोल नहीं रही है। क्यों वो चुपचाप वहां खड़ी करण की मौत का नजारा देख रही है? पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। कारण इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। गुस्से की वजह से उसके हाथों की और माथे की नसें भी बाहर निकल आई है। उसकी आंखें भी एकदम लाल हो चुकी है। करण की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। उसने अपने खुद के माथे पर बंदूक तान कर रोते हुए कहा, यह तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया आर्य। एक्चुअली तुम दोनों ने ही ठीक नहीं किया मेरे साथ। मैंने तो तुम दोनों पर आंख बंद करके, पर तुम दोनों ने क्या किया मेरे साथ? मुझे धोखा दे दिया। और तू क्या कह रहा था इससे? तू इससे मुझे समझने के लिए कह रहा था, जबकि यह खुद तेरे साथ तेरे इस गुनाह में बराबर की भागीदार है। इतना कहकर करण जोर जोर से हंसने लगा। करण को ऐसे हंसता हुआ देखकर आर्य को अब और भी ज्यादा घबराहट होने लगी। उसने करण को समझने के इरादे से कहा, करण मेरे भाई, बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात तो सुन ले। मैं आर्य को बीच में ही रोकते हुए करण ने गुर्राते हुए कहा, तेरी बात सुन लूं? तेरी बात? क्यों?
अब और क्या नया सुनाएगा तू? क्यों सुनूं मैं तेरी कोई भी बात? तूने और तेरी बीवी ने अच्छा मजाक बना दिया है मेरे इमोशंस का। मेरे दो नहीं, नहीं नहीं, दोस्त नहीं, दोस्त नहीं। दोस्त होता तो यूं दोस्ती के नाम पर धोखा नहीं देता। करण, मेरी बात तो सुन। मैं उस शादी या जो भी कहे उसे शादी मानता हो नहीं यार, और ना ही मैं मन्नत को अपनी बीवी मानता हूँ। तू जानता तो है कि मैं किस तरह की लड़की पसंद करता हूँ, और ये कैसी है। मेरा मतलब है कि ये बिल्कुल भी मेरे टाइप की नहीं है यार। तू समझता क्यों नहीं है? करण को समझने के इरादे से आर्य ने डेस्परेट होकर एक ही सांस में सारी बातें बता दिया। इस पर करण ने एक बार फिर से हंसते हुए आर्य से कहा, तू किसे बेवकूफ बना रहा है मेरे दोस्त, खुद को या मुझको? शादी की जो सबसे इम्पोर्टेंट रस्म होती है, लड़की की मांग में सिंदूर भरना, तूने तो वही रस्म कर दिया। और फिर भी कह रहा है कि वह कोई शादी नहीं थी। तू उस शादी को नहीं मानता है? तू मन्नत को अपनी पत्नी नहीं मानता है? मुझे ही पता कि तू किस दुनिया में रहता है। शायद तूने पूरी तरह से खुद को पश्चिम की सभ्यता और संस्कृति में ढाल लिया है, लेकिन मैं अभी भी इसी मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे देश की, मेरे मिट्टी की सभ्यता और संस्कृति अभी भी मेरे रगों में खून बनकर दौड़ रहा है। मेरे लिए किसी लड़की की मांग भरना के मतलब ही उसकी शादी होती है। तुझे पता है, कभी कभी लड़का लड़की घर से भागकर मंदिर में जाकर शादी करते हैं। कभी कभी तो मंदिर में से भगवान के सामने रखा हुआ सिंदूर लेकर लड़की की मांग भरने से भी शादी हो जाती है। जहाँ कोई भी रस्म किए बिना ही सिर्फ एक सिंदूर पहनाने से ही शादी हो जाती है, वहाँ तू कह रहा है कि तू इसे शादी नहीं मानता है। सॉरी मेरे भाई, मैं तेरे जैसा इतना भी ओपन माइंडेड नहीं हूँ। अचानक ही करण को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुझे पता है, मैंने जब यह बंदूक हाथ में पकड़ा था ना, तब सोचा था कि इस बंदूक की 6 गोलियां मैं सीधा तेरे सीने में ही उतर दूंगा। लेकिन तो उतार देना मेरे भाई, 6 गोलियां ही तू मेरे सीने में उतार दे। शायद इसे मेरे दिल का बोझ भी कुछ हद तक हल्का हो जाए। उधर दे दोस्त, सारी गोलियां मेरे सीने में उतार दे। आर्य की आवाज इस वक्त बेबसी और लाचारी साफ झलक रही थी। उसकी भी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सोचा था मैंने, हाँ सच में, मैंने सोचा था कि तुम दोनों को एक साथ ही मार दूं, लेकिन फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर मैंने तुम दोनों को एक साथ ही मार दिया, तो फिर तो तुम दोनों को ही आसानी से मुक्ति मिल जाएगी और तुम दोनों ने मेरे साथ जो धोखा किया है उसके लिए तुम दोनों को कोई भी सजा नहीं मिलेगी। उल्टा मैं जिंदा रहकर तुम दोनों के दिए हुए धोखे को याद करके हर पल तड़पता रहूंगा, पल पल मरता रहूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इसीलिए मैंने इसका एक हल निकाला है कि अब मैं खुद को खत्म कर दूंगा और तुम दोनों जिंदा रहोगे। मेरी मौत की वजह बनकर अब तुम दोनों जिंदा रहोगे। जब तक जियोगे इसी गिल्ट के साथ जियोगे कि तुम दोनों की वजह से किसी जान चली गई। खूनी हो तुम दोनों। या तो इस दर्द, इस गिल्ट के साथ जियोगे, नहीं तो खुदकुशी करके खुद को इस दर्द, इस गिल्ट से खुद को आजाद कर दोगे, वो भी मेरी ही तरह। लेकिन मेरी मौत के जिम्मेदार तो अब से हमेशा तुम दोनों ही रहोगे। इतना कहकर करण ने आर्य को कुछ समझने का मौका दिए बिना ही ट्रिगर दबा दिया और एक गोली चलने की तेज आवाज पूरे घर के साथ चारों ओर फैल गई। तभी आर्य के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई, करणन। आर्य छटपटाकर अपने बिस्तर पे उठकर बैठ गया। उठने के बाद भी वो एक ही बात बोले जा रहा था, करण नहीं, करण नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। नहीं करण नहीं, बिल्कुल नहीं। करणन, वो इस वक्त पसीने से लथपथ था। उसने कुछ पल लंबी लंबी सांसें लेने के बाद कमरे में
चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाई। अब जाकर उसे होश आया कि वो तो बस एक सपना देख रहा था, एक बहुत ही डरावना सपना। आर्य ने मन ही मन सोचा, नहीं नहीं, मुझे कल ही मन्नत से बात करना पड़ेगा। मैं करण के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। हाँ, तुझे कुछ नहीं होगा करण, और तू मेरे और मन्नत के बारे में कभी कुछ नहीं जान पाएगा। खुद से ही यह सारी बातें कहने के बाद बेड के साइड टेबल में रखा हुआ पानी की गिलास से पानी पीकर वो एक बार फिर से सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया।